नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हमारे अतीत पुस्तक का तीसरा पाठ ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इससे पहले की 3 वीडियोस में हमने इस पाठ को काफ़ी विस्तार से पढ़ा है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम मोटे तौर पर इसको दोहराएंगे। सो द नेम ऑफ योर चैप्टर इज ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना और रूलिंग द कंट्री साइड। और इसकी हम 3 वीडियोस देख चुके हैं। हमने इसमें यह जाना कि किस तरह कंपनी सन 1765 में दीवान बन गई, बंगाल का दीवान बन गई। और इस दौरान 1770 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिसमें 1 करोड़ के करीब आबादी ख़त्म हो गई। तो यहाँ कंपनी को कुछ ज़रूरत महसूस हुई कि अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ बंदोबस्त किए जाएं। तो उन्होंने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ये ज़मीनों से कर इकट्ठा करने के लिए किया गया था। उसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई और किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया। परंतु इसमें समस्या एक ये थी कि उन्होंने राजस्व पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए फिक्स कर दिया और इसीलिए ये असफल भी हुई। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। उसके बाद सन 1822 में माहलबाड़ी बंदोबस्त किया गया। उसमें जो राजस्व था वो फिक्स नहीं किया गया और उसमें राजस्व इकट्ठा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दे दिया गया था। इसके बाद मुनरो व्यवस्था लागू हुई, जिसमें रायतों के साथ सीधे तौर पर बंदोबस्त किया गया। और ये रायत कौन होते हैं? किसान। अच्छा, इसके बाद बच्चों अब हम जानेंगे कि यूरोप की फसलों का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इससे पहले जो कंपनी थी, ब्रिटेन के लोग थे, वो यहाँ से सिर्फ राजस्व इकट्ठा कर रहे थे। परंतु फिर उन्होंने सोचा कि अब भारत में हमारी जड़ें जम गई हैं, तो हम क्यों ना यहाँ से अपनी बाकी ज़रूरतें भी पूरी करें। भारतीय नील की बड़ी ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, क्योंकि औद्योगिकरण हो गया था, भारी मात्रा में कपड़ा बन रहा था, नील की बहुत आवश्यकता थी। तो उन्होंने नील की खेती करने के लिए भारत को चुना और अफीम की खेती भी भारत में करवानी शुरू कर दी। लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, ये देखिए, इन फसलों के लिए मजबूर किया, ये जरूरतें उनकी अपनी थी। असम में चाय, संयुक्त प्रांत मतलब जो अभी उत्तर प्रदेश है उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। ये वो इलाके थे जहां पे लोग संयुक्त खेती करते थे, एक ही चीज़ पे अधिक बल नहीं देते थे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें अपनी ज़मीन से ही पूरी होती थी। परंतु अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें एक ही किस्म की खेती करने पर मजबूर किया। अब जो भारतीय नील था, इसकी इतनी डिमांड क्यों थी? इसका एक कारण तो ये कि जो नील का पौधा जो भारत में होता था वो उष्ण कटिबंधीय गर्म इलाकों में उगते थे ये, और ये भारत की जो जलवायु थी वो नील की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थी। 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पाद कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते रहे थे। यूरोपीय उत्पादक बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए बोर्ड, जो शीतोष्ण क्षेत्र में होता था, मैंने कहा ना कि ये जो नील है, जो भारतीय नील था, ये इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी और ये बेसिकली उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म इलाकों में होता था, जो भारत की जलवायु बिल्कुल सही थी। इससे पहले वो बोर्ड नामक पौधे का इस्तेमाल करते थे जो शीतोष्ण क्षेत्रों में होता था, परंतु यह फीका होता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था, मतलब जो भारत से कंपैरेटिवली ठंडे क्षेत्र थे। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। जो कैरेबियाई द्वीप समूह था ये भी यूरोपीय प्रभाव के अंतर्गत था, तो वहाँ पर भी नील की खेती करवाई। उत्तरी अमेरिका में भी नील की खेती का प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन में औद्योगिकरण होने के कारण कपास के उत्पादन में वृद्धि हो गई, परंतु इसी दौरान वेस्ट इंडीज, ये जो कैरेबियाई द्वीप समूह है इसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है,
और अमेरिका से नील का आयात बंद हो गया, क्योंकि ये वो समय था जब अमेरिका भी आज़ाद हो चुका था और अब वो यूरोप का गुलाम नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ से सप्लाई बंद कर दी और उनके अपने वहाँ पर भी औद्योगिक क्रांति आ रही थी। तो अब यूरोप का पूरा ध्यान कहाँ पे हो गया? अब नील कहाँ से आएगा? जो नील पहले कैरेबियाई द्वीप समूह से आ रहा था, अब वो आना बंद हो गया। 1783 से 1789 के बीच दुनिया में नील का उत्पादन आधा रह गया, जिसके कारण भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन द्वारा भारत के नील आयात 1788 में 30%, जबकि 1810 में यह 95% हो गए। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1788 और इसमें आप देखें तो सिर्फ 22 वर्ष का अंतर है। 22 वर्ष का अंतर है और 22 वर्षों में ही जो भारत से नील ब्रिटेन में आयात होता था वो 30% से 95% तक पहुंच गया। अब नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने दो तरीके खोजे थे, एक था निज खेती, एक था रायती। रैयत आपने पहले पढ़ा है, किसान होते हैं। निज होता है अपना, निजी। निज खेती, इस व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। तो ये निज व्यवस्था हो गई। परंतु इसमें कुछ समस्या थी कि बड़े बड़े भूखंड उपलब्ध नहीं थे, किसानों में टकराव होता था, तनाव होता था, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास बड़े ज़्यादा जमीन के टुकड़े उपलब्ध नहीं थे। तो 2 या 3 लोग मिलकर करते थे, आपस में टकराव भी हो जाता था, केवल मजदूरों का इंतजाम करने में दिक्कत आती थी, हल के लिए बैलों का अभाव होता था और निज व्यवस्था के अंतर्गत नील की पैदावार सिर्फ 25% ही थी। तो नील की खेती जहां हो जाती थी उसके बाद कोई खेती और वहां होती नहीं थी, क्योंकि जमीन बंजर हो जाती थी। एक ये कारण भी था जिससे जो स्थानीय लोग थे वो नील की खेती के प्रति निरुत्साहित थे, वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। कारण यही था कि जहां एक बार नील की खेती हो जाती थी वहां पर बाकी खेती नहीं होती थी, बाकी फसलें नहीं होती थी। और दूसरी व्यवस्था मैंने कहा रायती खेती। इसमें बागान मालिक रायतों से एक अनुबंध करते थे, मतलब जो किसान थे उनके साथ सीधे तौर पे अनुबंध करते थे। परंतु क्योंकि आप समझ सकते हैं कि राज अंग्रेजों का था, वही शासक थे, वही कानून बनाने वाले थे, वही लागू करने वाले थे, तो क्या कोई रैयत इस अनुबंध के लिए मना कर सकता था? सोचिए। बिल्कुल, मुखिया रायतों की तरफ से अनुबंध के लिए बाध्य किया जाता था, मतलब मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि कानून बनाने वाले भी अंग्रेज थे, लागू करने वाले भी अंग्रेज थे, तथा अनुबंध के बाद कम ब्याज पर कर्ज दिए जाते थे एवं कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। तो ये सारी जो व्यवस्था थी ये काफ़ी शोषणकारी लग रही है, जिसमें किसानों को बाध्य किया जा रहा है और ऐसी खेती के लिए जिससे उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती और उनकी ज़मीनें भी बंजर हो रही थी। तो विद्रोह होना तो लाजमी था। तो नील विद्रोह हुआ मार्च 1859 में। बंगाल के हज़ारों रैयतों ने मिलकर नील खेती करने से इनकार कर दिया। रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दी। यह हमने सारा पिछली वीडियो में पढ़ा है, हम आज सिर्फ दोहराई कर रहे हैं। रैयतों को जमींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिला, क्योंकि ये मुखिया और जमींदार भी कौन थे? उसी गांव के लोग थे। ये बगावत धीरे धीरे विद्रोह के रूप में फैल गई। सन 1859 में मैजिस्ट्रेट एशले ईडन ने घोषणा की कि रैयतों को नील अनुबंध के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जबकि पहले उन्हें बाध्य किया जा रहा था। और इसके बाद एक लाभ ये हुआ कि नील आयोग का गठन हुआ, जिसने कहा कि तत्कालिक अनुबंधों को पूरा करने के बाद रैयत आगे अनुबंध ना करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो यहाँ पर बच्चों सभी रैयतों ने मिलकर जो विद्रोह किया उसका उनको लाभ ये हुआ कि अनुबंध की जो उनके ऊपर पाबंदी थी उससे उन्हें निजात मिल गई। और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी, वो 1917 में जो सबसे पहला उन्होंने विद्रोह यही किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था, जिसमें नील बागान मालिकों के विरुद्ध यह सत्याग्रह था। उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों का साथ दिया जिनसे जबरन खेती करवाई जा रही थी। तो बच्चों ये पूरा पाठ हमने पढ़ भी लिया, वीडियोस भी देख ली, दोहरा भी लिया। कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।